रतन टाटा जी कितने अमीर थे, उन्होंने गरीबों के लिए कितना काम किया, उन्होंने कितने पैसे डोनेट किए, ये आप सबको पता ही होगा। पर आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे पारसी समुदाय के बारे में, पारसी कम्युनिटी के बारे में, कि भारत में इनकी पॉपुलेशन इतनी कम होने के बावजूद ये इतने अमीर कैसे है। ये लोग तो बाहर से आए थे, फिर भी इनके पास इतना पैसा कैसे आया। तो आज हम इस वीडियो में पारसी लोगों की थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे और इनके पास इतना पैसा कहां से आया ये भी जानेंगे। टाटा, साइरस पूनावाला, वाडिया, ये सब नाम भारत के अमीर पारसियों में आते हैं। कैसे इन मुट्ठी भर लोगों का भारत की इकोनॉमी में इतना बड़ा हाथ है और ये अभी से नहीं 100 सालों से चलता आ रहा है। तो चलिए इसका रीजन जानते हैं। पारसी लोग भारत से नहीं है, वो ईरान से भारत में आए थे और दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में पारसी धर्म भी आता है। 7वीं शताब्दी में पारसी धर्म का प्रभाव ईरान में बढ़ रहा था। इसके बाद मुस्लिम और अरबों ने पर्शिया पर आक्रमण कर दिया, पर इस आक्रमण का जवाब देने की ताकत पारसियों में नहीं थी। पारसी लोगों का स्वभाव बहुत शांत होता है, तो इन लोगों ने लड़ने से अच्छा देश को छोड़ने में समझदारी समझी। बहुत से पारसी लोगों ने देश को छोड़ दिया। तो ऐसे ही एक पारसी फैमिलीज की शिप गुजरात के नवसारी में पहुंची। नवसारी के लोगों ने उन पारसी फैमिलीज को वहां के राजा के सामने खड़ा कर दिया। पारसी लोगों की दूध और शक्कर की स्टोरी आपने तो सुनी ही होगी, अगर किसी ने नहीं सुनी तो अब सुन लेना। हाँ, तो पारसी लोगों की फैमिलीज को वहां के राजा के सामने खड़ा कर दिया। तो जो पारसी लोगों का लीडर था वो राजा के सामने आया। राजा को और उस पारसी लीडर को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही थी, तो राजा ने एक दूध से भरा हुआ कटोरा मंगाया और उस पारसी लीडर को समझाने की कोशिश की कि हमारा देश इस कटोरे की तरह पूरा भरा हुआ है और आपके लिए हमारे देश में जगह नहीं है। उस पारसी लीडर ने कुछ नहीं कहा, वो बहुत ही शांत खड़ा रहा। उसने थोड़ी शक्कर ली और उस दूध में डाल दी और राजा से कहा कि जैसे ही ये शक्कर दूध में घुल गई वैसे ही हम इस देश में रहेंगे और आपके देश की इस दूध की तरह मिठास बढ़ा देंगे। राजा उस लीडर के जवाब से बहुत खुश हुआ और राजा ने पारसियों को भारत में रहने की परमिशन दे दी। पारसी लोग बहुत शार्प थे और मेहनती भी। उन्होंने हजारों सालों तक पर्शिया में खेती का काम किया था, पर गुजरात के सूखे इलाकों में वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए पारसियों ने बिजनेस करने की शुरुआत की। बिजनेस के लिए पारसी गुजरात के बाहर निकले और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए। उन्होंने भारत के मिट्टी से नाता जोड़ लिया। पारसी लोग जब भारत में आए तो भारत में भी बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, पर पारसी लोगों ने इन सब से दूर रहना ही पसंद किया। चाहे वो मुगल्स हो या मराठा या राजपूत, पारसी लोगों ने सबके साथ अपने रिलेशन अच्छे रखे। इसीलिए पारसी लोगों की किसी भी राजा के साथ दुश्मनी नहीं थी। पारसी लोगों का जो मेन बिजनेस था वो था दलाली। पारसी लोगों का जो स्वभाव था वो बहुत ही शांत था और उनके बात करने का तरीका भी लोगों को बहुत पसंद आता था। इसीलिए सभी लोग उन पर विश्वास करते थे और उनसे ही माल खरीदते थे। और जब अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत में आए तो उनकी भाषा भी पारसियों ने जल्दी से सीख ली और फिर अंग्रेजों ने भी भारत के लोकल्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए पारसियों की मदद ली। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में भी पारसियों को नौकरियां मिलने लगी और इसके साथ उनके दलाली का बिजनेस तो था ही, और अंग्रेजों के आने के बाद वो और भी बढ़ गया। अंग्रेजों को भारत पर राज तो करना ही था, क्योंकि भारत एशिया के बीच में आता है। भारत के पास वो सब कुछ था जो अंग्रेजों को चाहिए था और भारत से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना भी बहुत आसान था। तो वही दूसरी ओर चीन और यूरोप का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। वहां के चीनी के बर्तन, चाय, रेशम, ऐसी बहुत सारी चीजों की यूरोप में बहुत मांग थी और इस चीन और यूरोप के बिजनेस की वजह से अंग्रेजों को काफी नुकसान हो रहा था। और इसी नुकसान को भरने के लिए अंग्रेजों ने भारत से चीन को अफू एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इस काम में उनकी मदद कर रहे थे पारसी दलाल। 1790 में इस एक साल में चीन को हजारों किलो अफू एक्सपोर्ट किया गया और इसी में पारसियों ने और अंग्रेजों ने करोड़ों रुपए कमाए। चीन में अफू की वजह से काफी लोग उसका सेवन करने लगे। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो चीन के लोग चरसी बन गए थे। 4 में से 3 लोग अफू का सेवन करते थे और ये सब कम करने के लिए चीन के सम्राट ने अफू को बैन कर दिया। पर यह बिजनेस अंग्रेजों को बंद नहीं करना था, इसलिए उन्होंने चीन के खिलाफ वॉर शुरू की और वो जीत भी गए। इसके बाद उन्होंने अफू से बैन हटा दिया। अफू के बिजनेस में अंग्रेजों ने और पारसियों ने करोड़ों की कमाई की। मुंबई से अफू एक्सपोर्ट करने का जितना भी काम था वो आधे से ज्यादा पारसी लोगों के पास था। टाटा से लेकर जमशेदजी, जीजी बॉय, ये सब लोग भी इस बिजनेस में थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ब्रोकर हाउस तो पारसी लोग ही चला रहे थे। चीन के साथ लकड़ी, अफू, कपूर, इन सब चीजों का बिजनेस पारसियों ने ही शुरू किया और 18वीं सदी में जो एक्सपोर्ट करने वाले शिप होते हैं उनके ओनर तो आधे से ज्यादा पारसी थे। पारसी लोग सिर्फ बिजनेस पे ही डिपेंड नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजी में अच्छी एजुकेशन ली और सरकारी नौकरियां भी ले ली। बहुत से पारसी लोग डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वकील थे। इन सब में भी उन्होंने बहुत पैसा कमाया। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, पारसी लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागे। हजारों साल पहले उनके साथ जो हुआ था उसको वो भूले नहीं थे। इसलिए वो जहाँ पर भी रहे
वहाँ उन्होंने अपने कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा समाज के लिए यूज किया। मुंबई पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स पारसी लोगों ने बनाए। फिरोज शाह मेहता जैसे बहुत सारे पारसी लोग पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में भी थे। 19वीं सदी में शुरू हुआ शेयर मार्केट और बहुत से ऐसे बिजनेस थे जहाँ पर पारसी लोगों ने एंट्री मारी। सोराब जी, टाटा, मोदी, वाडिया, इन लोगों का भारत के इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। आज भी बहुत से पारसी लोग अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह रन कर रहे हैं। भले ही पारसी लोग पॉपुलेशन में कम हो, लेकिन भारत का बहुत सारा बिजनेस उनके हाथ में है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रतन टाटा जी थे। कैसी भी परिस्थिति हो, पारसी लोग उसके साथ एडजस्ट कर ही लेते थे। पारसी लोगों ने भारत पर कभी राज करने की नहीं सोची। उन्होंने भारत को अपना देश माना और देश को आगे लेकर चलते रहे। पारसी लोगों ने भारत को कभी पराया देश नहीं समझा, इसलिए भारत ने भी और भारत के लोगों ने भी पारसियों को अपनाया। इन सब कारणों की वजह से पारसी लोग आज बहुत अमीर है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।